दो फ्रेंड्स हैं आपस में बात कर रही हैं। पहली कहती कैसी हो, कहाँ जा रही हो, मेरे साथ सैलून चलोगी क्या, मुझे अपने बालों में रंग करवाना है। ठीक है, इस सेंटेंस में तीन क्वेश्चंस हैं। चौथा नॉर्मल सेंटेंस है। देखते हैं कैसे बोल सकते हैं। कैसी हो, हाउ आर यू। कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग। वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे। सो हाउ आर यू यानी तुम कैसी हो या आप कैसे हैं। वेयर आर यू गोइंग यानी आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हो, ये भी कह सकते हैं। अब मेरे साथ सलोन चलोगी क्या, ये एक यस नो टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हाँ जवाब आ सकता है, ना जवाब आ सकता है। अब आप पूछेंगे किसी से तो पोलाइटली ही तो पूछेंगे। तो आपने यूज किया वुड का। वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना चाहोगी, क्या आप आओगी विद मी यानी मेरे साथ। कहाँ पर, टू द सलोन, सलोन को। आई नीड टू मतलब मुझे जरूरत है, किसकी, टू गेट माई हेयर कलर, मेरे बालों को रंगवाने की या मेरे बालों में कलर करवाने की। अब देखिए सलोन क्या होता है। सलोन एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाने जाते हैं। हेयर कट हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गई, इस तरीके की सर्विसेज आप लेने जाते हैं। अब फ्रेंड जवाब देती है मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मैंने सोचा उन्हें लस्सी बना कर देती हूँ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैव सम गेस्ट्स एट माई हाउस, आई थॉट ऑफ मेकिंग लस्सी फॉर देम। देखिए आई हैव सम गेस्ट्स, सम गेस्ट मतलब कुछ मेहमान। आई हैव यानी मेरे यहाँ आए हैं। आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। अगर हम कह रहे हैं आई हैव सम गेस्ट यानी ओनरशिप को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ आए हैं, हमारे पास कुछ मेहमान हैं। अब कहाँ है, एट माई हाउस। एट किसको बताता है, लोकेशन को। इसीलिए एट माई हाउस यानी मेरे घर पर। आई थॉट यानी मैंने सोचा, ऑफ मेकिंग लस्सी मैंने लस्सी बनाने के बारे में सोचा। फॉर देम यानी उनके लिए। फॉर का मतलब के लिए हुआ, देम का मतलब उनके लिए। सो आई हैव सम गेस्ट एट माई हाउस, आई थॉट ऑफ मेकिंग लस्सी फॉर देम। हमने कल रात सारा दही खत्म कर दिया था, इसीलिए मैं बाजार से लेने जा रही हूँ। अब लस्सी बनाने के लिए दही लगेगा, अब वो खत्म हो गया इसलिए वो मार्केट जा रही है, ये वो कह रही है। तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, वी फिनिश्ड ऑल द कर्ड लास्ट नाइट, सो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द मार्केट। देखिए वी फिनिश्ड सिंपल पास्ट का सेंटेंस है यानी हमने खत्म कर दिया था। इतने से दो वर्ड्स हैं, देखिए उसका मतलब है हमने फिनिश कर दिया था, हमने खत्म कर दिया था। ऑल द कर्ड यानी पूरा का पूरा दही, कर्ड को दही कहा जाता है। लास्ट नाइट यानी पिछली रात को। सो मतलब इसलिए आई एम गोइंग यानी मैं जा रही हूँ, टू गेट सम थोड़ा लाने के लिए, फ्रॉम द मार्केट यानी मार्केट से। सो वी फिनिश्ड ऑल द कर्ड लास्ट नाइट, सो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द मार्केट। इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ पार्लर नहीं आ पाऊंगी, फिर कभी चलते हैं। इंग्लिश में वो कह सकती है सो आई वोंट बी एबल टू कम विद यू टू द सलोन नाउ, मे बी सम अदर टाइम। ठीक है, सो का यूज हुआ है, उसका मतलब इसलिए, इस वजह से। आई वोंट बी एबल टू कम यानी आई विल नॉट बी एबल टू कम, फ्यूचर का सेंटेंस है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। विद यू यानी तुम्हारे साथ, टू द सलोन यानी सलोन को, नाउ यानी अभी। यहाँ टू और विद जो है प्रपोजिशंस हैं। विद का मतलब तुम्हारे साथ, टू यानी को। मे बी सम अदर टाइम, मे बी क्या बताता है, संभावना को, कि ये प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, शायद। सम अदर टाइम यानी फिर कभी, कभी और। नेक्स्ट देखिए, तुम क्या घर पर दही नहीं जमाती हो। अब ये दूसरी जो फ्रेंड है वो पूछती है। इंग्लिश में वो कह सकती है डोंट यू मेक योगर्ट एट होम। डोंट यू मेक, क्या तुम नहीं बनाती हो। डू जो है, डू और डस का यूज जब होता है क्वेश्चन में, वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में होता है। अब यहाँ जमाती हो पूछ रही है, वर्तमान की तो बात कर रही है, इसीलिए हमने कहा डोंट यू मेक यानी क्या नहीं बनाती हो, योगर्ट यानी कर्ड, दही, एट होम यानी घर पर। यहाँ एट जो है लोकेशन को बताता है, घर पर। डोंट यू मेक योगर्ट एट होम। अब फ्रेंड कहती है बाहर से दही लाने की क्या जरूरत है, कितना आसान है दही जमाना, और अब तो गर्मियां भी शुरू हो गई है, आराम से जम जाएगा। इसको कहने का क्या तरीका हो सकता है, वाई टू बाय कर्ड फ्रॉम आउटसाइड when it is so easy to make at home. With the summer season starting, it's very easy to prepare it yourself. देखिए why to buy, क्यों खरीदना है, क्यों खरीद रही हो, ये मतलब है इसका। कर्ड यानी दही को, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम प्रिपोजिशन हो गई, फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से। व्हेन जब, इट इज सो इजी यानी इतना आसान है, टू मेक एट होम दही को बनाना घर पर जब इतना आसान है, तो फिर बाहर से खरीदने की क्या जरूरत है।
विद द समर सीजन स्टार्टिंग। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि समर सीजन स्टार्ट हो रहा है। इट इज वेरी इजी, अगेन इट इज वेरी इजी मतलब क्या है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्या इजी है? टू प्रिपेयर इट, मतलब इसे तैयार करना, इसे बनाना, योर सेल्फ यानी खुद के साथ, खुद बनाना। So why to buy curd from outside when it is so easy to make at home? With the summer season starting, it is very easy to prepare it yourself. अब फ्रेंड कहती है पहले तुम ये बताओ घर में दूध और थोड़ा दही है क्या? तो वो कह सकती है फर्स्ट टेल मी, डू यू हैव मिल्क एंड अ बिट ऑफ कर्ड एट योर हाउस? फर्स्ट यानी पहले, टेल मी यानी मुझे बताओ। डू यू हैव मिल्क, अब ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पास दूध है? सो डू यू हैव मिल्क, हैव का यूज आया, पोजेशन वाली बात बता रही है वो कि है क्या। एंड अ बिट ऑफ कर्ड, अ बिट यानी थोड़ा, ठीक है, जब थोड़ी क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप अ बिट का यूज कर सकते हैं। अ बिट ऑफ कर्ड यानी थोड़ा सा दही, एट योर हाउस यानी तुम्हारे घर पर। अगेन देखिए एट योर हाउस लोकेशन है, घर जो है वो लोकेशन है, इसलिए एट प्रिपोजिशन का यूज आया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रिपोजिशंस बहुत इजी हैं, समझने की जरूरत है। आप जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ते हैं ना आपको क्लैरिटी आती जाती है। नेक्स्ट देखिए, दूध है पर दही बिल्कुल भी नहीं है, अब ये जवाब आया है। तो इंग्लिश में वो क्या कहेगी? आई हैव मिल्क बट आई डोंट हैव एनी कर्ड। ठीक है, बट आई डोंट हैव एनी कर्ड यानी मेरे पास दही नहीं है। फ्रेंड कहती है मुझसे जमता ही नहीं दही, मैंने बहुत बार कोशिश की है, या तो जमेगा नहीं, जम भी जाएगा तो लसलसा सा जमेगा या फिर कड़वा हो जाएगा। देखिए ये सब जानते हैं कि दही जमाना बहुत इजी है, बट कुछ लोग कितना भी इजी हो नहीं जमा पाते। अगर वो जमाने की कोशिश करते हैं तो उनसे इसी तरीके का दही जमता है, जैसे लसलसा सा हो गया, कड़वा हो गया, या जमा ही नहीं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई कांट मैनेज टू डू दिस, आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स बट ईदर इट डजंट सेट और इट बिकम्स स्टिकी और इट टर्न्स बिटर। देखिए आई कांट मैनेज, कैन और कुड का यूज जब होता है तब हम बताते हैं कि हम क्या करने में समर्थ हैं, है ना, क्या हम कर सकते हैं, एबिलिटी को बताता है। अब कैन नॉट है मतलब हमारी इनएबिलिटी को बताएगा, सिंपल है। आई कांट मैनेज मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। टू डू दिस मतलब ऐसा करना मुझसे होता नहीं। आई हैव ट्राइड मैं ट्राई कर चुकी हूँ। मल्टीपल टाइम्स यानी बहुत बार, अनेकों बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ। बट अब लेकिन क्या है, विरोधाभास क्या है? ईदर, ईदर का मतलब या तो, इट डज नॉट सेट मतलब ये जमता नहीं, सेट होना यानी जमना, तो इट डज नॉट सेट यानी ये जमता नहीं। और इट बिकम स्टिकी, स्टिकी यानी लस लस होता है ना, जैसे आप कोई ऐसी चीज होती है जो चिपकने वाली होती है वो स्टिकी चीज होती है। तो इट बिकम स्टिकी यानी ये चिपक जाता है या लसलसा हो जाता है। और इट टर्न्स बिटर, बिटर मतलब क्या होता है? कड़वा। तो ये क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। अब दूसरी फ्रेंड कहती है ठीक है अभी के लिए थोड़ा सा मुझसे ले लेना या ले जाना। इंग्लिश में वो क्या कह सकती है? दैट्स ऑल राइट, फॉर नाउ यू कैन टेक सम फ्रॉम मी। दैट्स ऑल राइट मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये एक्सप्रेशन का मीनिंग है। फॉर नाउ मतलब अभी के लिए, अभी। यू कैन टेक तुम ले सकती हो, सम यानी थोड़ा, फ्रॉम मी यानी मुझसे। दैट्स ऑल राइट, फॉर नाउ यू कैन टेक सम फ्रॉम मी। अब मैं बताती हूँ कि दही जमाने के लिए तुमको करना क्या होगा। तो इंग्लिश में वो बोल सकती है, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट यू हैव टू डू टू सेट द कर्ड। नाउ यानी अब या अभी, लेट मी टेल यू मतलब ये सजेशन दे रही है एक, मैं बताती हूँ। लेट का यूज आया है, लेट मी टेल यू यानी मुझे बताने दो या मैं बताती हूँ। व्हाट यू हैव टू डू तुम्हें क्या करना होगा। व्हाट यू नीड टू डू तुम्हें क्या करने की जरूरत है। किसके लिए? टू सेट द कर्ड, कर्ड को जमाने के लिए। सेट द कर्ड मतलब दही को जमाना। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले दूध को गर्म करना तब तक जब तक कि वो उबलने ना लगे, फिर इसे तब तक ठंडा होने देना जब तक ये हल्का सा गर्म रह जाए। इंग्लिश में हम कहेंगे फर्स्ट हीट द मिल्क until it's just about to boil, then let it cool down until it's warm but not hot। देखिए फर्स्ट यानी पहले, हीट द मिल्क, व्हेन यू हीट समथिंग मतलब आप उसे गर्म कर रहे हैं। सो हीट द मिल्क मतलब गर्म करो मिल्क को। कब तक करना है उसके लिए हमने until का यूज किया, तब तक कि जब तक इट्स जस्ट अबाउट टू बॉयल। अबाउट टू बॉयल यानी बॉयल होने वाला है, पूरा उफन के नीचे ना गिर जाए।
बस बॉईल हुआ है तब तक, अबाउट टू बॉईल का मतलब ये है। देन यानी उसके बाद या फिर, लेट इट कूल डाउन मतलब इसे कूल डाउन होने दो, ठंडा होने दो, ठीक है। अनटिल, अब फिर से अनटिल का यूज मतलब कब तक ठंडा होने देना है, अनटिल इट्स वार्म, जब तक कि ये गर्म रहे, नॉट हॉट मतलब उबला हुआ ना रहे, हल्का गर्म रहे। वार्म का मतलब हॉट नहीं होता, वार्म यानी गर्म और ठंडे के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, समझ गई फिर क्या, अब जो समझ रही है ना, जिसको सुनाया जा रहा है वो कह रही है समझ गई फिर क्या, तो हम कैसे कह सकते हैं, गॉट इट, देन वॉट। देखिए गॉट इट जब आप इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि मुझे समझ में आ गया, आई अंडरस्टूड। देन वॉट यानी उसके बाद क्या, फिर क्या। इसके बाद गर्म दूध में 1 चम्मच दही मिलाओ और इसे धीरे से हिलाओ। इंग्लिश में हम कहेंगे, नेक्स्ट add a spoonful of curd to the warm milk and stir it gently। नेक्स्ट यानी अगला, इसके बाद या फिर, add a spoonful of curd। ऐड करना मतलब क्या होता है, मिलाना, किसी चीज में बढ़ोतरी करना। सो हम ऐड कर रहे हैं क्या, अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड। स्पूनफुल क्या होता है, स्पून मतलब चम्मच, स्पूनफुल मतलब वो चम्मच जितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकती है उसे स्पूनफुल कहा जाता है। जैसे ये कॉफी है, ये स्पूनफुल ऑफ कॉफी है, तो स्पूनफुल ऑफ कर्ड यानी चम्मच में जितना कर्ड आता है उतना, टू द वार्म मिल्क, मिल्क में मिला दो। एंड स्टर इट जेंटली, जेंटली यानी आराम से धीरे से, स्टर यानी हिलाना, स्टर यानी धीरे धीरे हिलाओ, जेंटली हिलाओ, धीरे से हिलाओ। अब वो आगे एक्सप्लेन करती है कि दही में बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को फर्मेंट करने और उसे दही में बदलने में मदद करते हैं। ये रीजन है उसका कि क्यों दूध में दही मिलाया जाता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, द कर्ड कंटेन्स बैक्टीरिया दैट हेल्प फर्मेंट द मिल्क एंड टर्न इट इनटू कर्ड। द कर्ड यानी दही, कंटेन्स, कंटेन का मतलब होता है होना, रखना, कंटेन्स यानी कर्ड में होते हैं, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया होते हैं, दैट हेल्प जो हेल्प करते हैं, फर्मेंट द मिल्क, मिल्क को फर्मेंट करने में। फर्मेंट क्या होता है, जहाँ पे ये प्रोसेस है उसमें अगर हम बैक्टीरिया मिलाएंगे तो जो दही है उसके जो शुगर हैं वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और मिल्क जो है उसमें खमीर उठने लगता है और वो थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। सो फर्मेंट द मिल्क एंड टर्न इट इनटू कर्ड। अब फर्मेंट हो गया मिल्क तो वो क्या होगा, बदलेगा कर्ड में। सो टर्न इट यानी बदलना है, इनटू कर्ड यानी दही में। सो द कर्ड कंटेन्स बैक्टीरिया दैट हेल्प फर्मेंट द मिल्क एंड टर्न इट इनटू कर्ड। अब नेक्स्ट देखिए, ओ समझी, तो दही मिलाने के बाद अगला स्टेप क्या है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे, ओ आई सी या आ आई सी। सो आफ्टर स्टरिंग इन द योगर्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। देखिए जब हम समझ जाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं गॉट इट, आई अंडरस्टूड, आई सी आप ये भी कह सकते हैं। आ यहाँ पे सिर्फ एक आवाज है, ओ आ, इस तरीके से जो एक्सप्रेशन होते हैं ना ये तो आवाजें हैं। तो ये तो आप हिंदी में भी बोलते हैं, अरे ओ यार मैं समझ गया, इस तरीके से बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में आप साउंड तो किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए तो यानी उसके बाद, सो आफ्टर स्टरिंग इन यानी हिलाकर जो योगर्ट डाला है आपने उसके बारे में कह रहे हैं कि आफ्टर स्टरिंग इन द योगर्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मतलब अगला कदम क्या है, अगला स्टेप क्या है। फ्रेंड कहती है फिर दूध को ढक दो और इसे लगभग 6 से 8 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर बिना किसी छेड़छाड़ के छोड़ दो। इंग्लिश में हम कहेंगे, देन कवर द मिल्क एंड लेट इट सिट अनडिस्टर्ब्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स। देन यानी फिर या उसके बाद, कवर द मिल्क यानी मिल्क को कवर कर दो, ढक दो, एंड लेट इट सिट और इसे बैठने दो या इसे रहने दो, अनडिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब करना क्या होता है आप सब जानते हैं, किसी को परेशान करना, छेड़ना। तो अनडिस्टर्ब क्या हो गया, उसको बिना हिलाए, बिना कुछ छेड़छाड़ किए उसको सिट करने दो या बैठने दो या रहने दो, इन अ वार्म प्लेस, जो गर्म प्लेस है ना वहां पर। फॉर अबाउट, अब कितने समय के लिए, ड्यूरेशन बताना है इसलिए हमने फॉर का यूज किया, फॉर अबाउट 6 to 8 आवर्स। अबाउट मतलब लगभग, अंदाजन 6 से 8 घंटे के लिए रहने दो। फिर फ्रेंड पूछती है कि जो प्लेस है ना वो कितना गर्म होना चाहिए, तो उसने पूछा कितना गर्म होना चाहिए, तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं,
हाउ वार्म डज इट नीड टू बी, हाउ वार्म कितना गर्म, डज इट नीड टू बी इसे होना चाहिए, हाउ वार्म डज द प्लेस नीड टू बी, ये भी आप कह सकते हैं। हमने यहाँ इट का यूज किया क्योंकि हम पहले प्लेस की बात कर चुके हैं, तो इट जो है प्लेस को ही रेफर करता है। फ्रेंड कहती है ज्यादा नहीं, बस कमरे का तापमान जो है वो गर्म होना चाहिए। आप कंटेनर को गर्म रखने के लिए उसे तौलिए में भी लपेट सकते हैं। देखिए सर्दियों की बात भी कर रही है कि अगर सर्दी में गर्म ना हो रूम टेम्परेचर तो आप तौलिए में भी लपेट सकते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे नॉट मच, जस्ट अ वार्म रूम टेम्परेचर शुड डू। यू कैन रैप द कंटेनर इन अ टॉवल टू कीप इट वार्म। नॉट मच, देखिए मच मतलब ज्यादा, जब क्वांटिटी होती है उसे मच कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें कह देते हैं हाउ मच मतलब कितना, नॉट मच यानी ज्यादा नहीं, ठीक है। दैट मच यानी उतना, ये सब मच के यूसेज हैं। अब देखिए जस्ट अ वार्म रूम टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा गर्म कमरे का तापमान, शुड डू यानी चलेगा। शुड डू अगर आप किसी सेंटेंस के साथ लगा देते हैं तो आप ये कहते हैं इतनी क्वांटिटी बस है, इतना चलेगा, इट इज इनफ। जैसे मैंने कहा दिस शुड डू मतलब ये चलेगा, इससे हो जाएगा काम। यू कैन रैप, रैप यानी किसी चीज को जब आप किसी से लपेटते हैं तो उसे रैप करना कहा जाता है, जैसे गिफ्ट को रैप करते हैं। सो यू कैन रैप मतलब तुम लपेट सकते हो द कंटेनर, कंटेनर यानी ऐसी कोई चीज जो कुछ होल्ड करती है, कुछ कंटेन करती है, कुछ रखती है अपने आप में। तो यू कैन रैप द कंटेनर यानी बर्तन जो है जिसमें आप दही रख रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। इन अ टॉवल, टॉवल में लपेट कर रख सकते हो कंटेनर को, टू कीप इट वार्म इसे गर्म रखने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, और बस कुछ घंटों बाद दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाएगा, फिर आप परोसने से पहले इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकती हो। तो इंग्लिश में हम कहेंगे एंड दैट्स इट, आफ्टर फ्यू आवर्स द मिल्क विल थिकन एंड सेट इनटू कर्ड, यू कैन देन रेफ्रिजरेट इट टू चिल बिफोर सर्विंग। एंड मतलब और, दैट्स इट यानी बस हो गया, इतना था, इसका मतलब ये है दैट्स इट हो चुका। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, आफ्टर का मतलब बाद में, अ फ्यू आवर्स यानी कुछ घंटों के बाद में। द मिल्क विल थिकन, देखिए थिक का मतलब गाढ़ा, मोटा। सो द मिल्क विल थिकन मतलब मिल्क गाढ़ा हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल थिकन एंड सेट इनटू कर्ड और दही में जम जाएगा, है ना, मिल्क की बात कर रहे हैं। यू कैन फिर तुम कर सकते हो, देन यानी फिर तुम कर सकते हो, रेफ्रिजरेटेड फिर इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, टू चिल ठंडा होने के लिए, बिफोर सर्विंग, बिफोर यानी पहले, सर्व करने के पहले। सो एंड दैट्स इट, आफ्टर फ्यू आवर्स द मिल्क विल थिकन एंड सेट इनटू कर्ड, यू कैन देन रेफ्रिजरेट इट टू चिल बिफोर सर्विंग। अब फ्रेंड कहती है अभी तो तुम जाओ और बाजार से लस्सी के लिए दही ले आओ। मेहमान सोचेंगे कि हम यहाँ और होस्ट ही गायब है, फिर मिलते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे राइट नाउ यू गो एंड ब्रिंग कर्ड फ्रॉम द मार्केट फॉर द लस्सी, द गेस्ट विल थिंक वी आर हियर बट द होस्ट इज मिसिंग, सी यू लेटर। देखिए राइट नाउ यानी अभी, यू गो यानी तुम जाओ, और ब्रिंग कर्ड फ्रॉम द मार्केट, ब्रिंग मतलब लाना, कर्ड यानी दही, फ्रॉम द मार्केट यानी मार्केट से, और दही मार्केट से ले आओ, किसके लिए, फॉर द लस्सी, लस्सी के लिए। द गेस्ट यानी जो मेहमान है ना, विल थिंक यानी वो सोचेंगे, फ्यूचर की बात की जा रही है इसीलिए विल थिंक लिखा है हमने। विल थिंक यानी सोचेंगे, वी आर हियर हम यहाँ हैं, बट द होस्ट यानी मेजबान, जो मेहमान होते हैं वो जिनके यहाँ जाते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है, तो बट द होस्ट यानी मेजबान, इज मिसिंग यानी गायब है। सी यू लेटर, आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।